Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the some of the important topics of GIT pharmacology. Number one is the drugs used against hepatitis C. Now, hepatitis C virus is a virus that causes hepatitis, that is inflammation of liver, and there has to be some important drugs which can eliminate the viral infection. हेपेटाइटिस के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट वो इसलिए दी जाती हैं कि एक तो वायरेमिया या फिर वायरल जो डीएनए हमारे ब्लड में पाया जाता है उसकी अमाउंट कम की जा सके, जो वायरल डीएनए का लोड होता है हमारे ब्लड में उसको कम किया जा सके, और जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन होती है टुवर्ड्स अ क्रोनिक स्टेज उसको रोका जा सके, बिकॉज इट एंड्स और टर्मिनेट्स इन सिरोसिस एंड एट द एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैन आल्सो अकर. सो जो ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ को रोक रही होती हैं. वी नो दैट फॉर द वायरल डीएनए टू एक्ट इट फर्स्ट हैज़ टू पेनिट्रेट द होस्ट सेल, देन उसकी अनकोटिंग होती है वायरल डीएनए की या आरएनए की, फिर आरएनए वायरस राइट. उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है, फिर वायरल प्रोटीन्स बनती हैं, फिर वो असेंबली होती है वायरल डीएनए की अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स, और फिर उसकी कैसे हमारे सेल से वो लिसिस के थ्रू हमारे सेल से बाहर निकलता है. सो वी हैव टू गिव ड्रग्स टू कंट्रोल ईच ऑफ दीज स्टेप्स ऑफ वायरल ग्रोथ और वायरल आरएनए और डीएनए ग्रोथ राइट. तो हम उन्हीं ड्रग्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो 3 क्लासेज होती हैं ड्रग्स की विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस. नंबर 1 इज DAAs or the direct acting antiviral agents. Number 2 is interferon and number 3 is ribavirin. Now interferon and ribavirin are not much used because they are having certain side effects और थोड़ी obsolete हो चुके हैं. अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स. हम इन्हीं को वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो अब डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स भी 4 तरह के हैं और ईच ऑफ दीज आर एक्चुअली इनहिबिटिंग अ सर्टन एंजाइम जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है वायरल डीएनए को या आरएनए को इन प्रोग्रेसिंग टू इट्स फाइनल स्टेज या प्रोग्रेसिंग टू इट्स ग्रोथ स्टेज राइट. तो हमें पता है कि जो वायरल डीएनए होता है या आरएनए होता है वो होस्ट की अपनी मशीनरी को यूटिलाइज करके हमारी ही मशीनरी यूटिलाइज करके हमारे अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं राइट. तो अगर हम अपने ही एंजाइम्स को समहाउ इनहिबिट कर दें तो फिर तो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपने एंजाइम्स को पूरी बॉडी के एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे बट गिविंग आउट ड्रग्स जो कि हमारे एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही हैं तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए. तो इसलिए हमें बहुत ही पर्टिकुलर रहना पड़ता है कि हम जो ड्रग्स दें वो स्पेसिफिकली वही सेल्स टेकअप करें जो कि इन्फेक्टेड हैं बाय वायरल डीएनए या वायरल आरएनए राइट. तो हमने इसी तरह की ड्रग्स बनाई होती हैं जिसके अगेंस्ट जो कि तभी एक्टिवेट होती है जब उनको वायरल डीएनए या वायरल आरएनए फॉस्फोराइलेट करता है. तो वायरल आरएनए के पास या वायरल डीएनए के पास स्पेसिफिक काइनेजेस होते हैं which can phosphorylate the drug to its active state and that is the you can say mode of action of most of the drugs जो कि हम देते हैं for hepatitis C वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स. ठीक है. तो नंबर 1 इज NS4A प्रोटीएज इनहिबिटर. नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटीएज किसी हमारे बॉडी की प्रोटीएज को इनहिबिट करेगा जो कि वायरल आरएनए या डीएनए के जो पूरा साइकिल है उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन या आगे असेंबली उसमें समहाउ उसको ब्लॉक कर देगा. ठीक है. देन इज न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर अब यहाँ पर प्रोटीएज इनहिबिट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो रहा है. एंड देन देयर इज अ नॉन स्पेसिफिक NS5A इनहिबिटर. अब हमें इनका पता होना चाहिए कि NS4A प्रोटीएज है, NS5B नॉन पॉलीमरेज है और नॉन न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज है और NS5B ही न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज है और NS5A इनहिबिटर है जो कि थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है. ठीक है. अच्छा. नंबर 1 क्लास हमारे पास कौन सी थी? NS4A प्रोटीएज इनहिबिटर. इसमें 3 तरह के ड्रग्स आ जाते हैं ग्राजोप्रेविर, पारिटाप्रेविर एंड सिमिप्रेविर. ठीक है. हमें इनका नाम पता होना चाहिए. सेकंड क्लास कौन सी थी? अच्छा अब मैंने आपको लोगों को इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि हमने पीछे पढ़ा कि एक दोनों ही पॉलीमरेज इनहिबिटर्स थे. उनमें से एक था नॉन न्यूक्लियोसाइड और दूसरा था न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर. पॉलीमरेज इनहिबिटर तो सिंपल सी नाम से पता चल रहा है कि वो किसी डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा और वायरस की आगे रेप्लिकेशन होती है उसको इनहिबिट करेगा. ये बात तो समझ में आती है. लेकिन न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर होगा वो खुद को वायरल डीएनए या वायरल आरएनए की जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट करेगा. अब जब भी किसी न्यूक्लियोसाइड में कोई फॉरेन चीज़ इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी जो ग्रोथ होती है उसकी जो रेप्लिकेशन होती है वहीं पर टर्मिनेट कर जाती है. सही है. तो जो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स होते हैं उनके डुअल रोल होते हैं. तो वो पॉलीमरेजेस को इनहिबिट कर रहे हैं वो तो एक रोल होगा. सेकंड वो खुद को वायरल डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ टर्मिनेट हो रही है, उसकी रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो रही है राइट एट दैट पॉइंट. तो इस तरह से ज़्यादा जो इफेक्टिव होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर्स होते हैं. ठीक है. और इसी तरह जो नॉन न्यूक्लियोसाइड होंगे वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो खुद को इनकॉर्पोरेट नहीं कराते, सिंपली जो डीएनए या आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उनको इनहिबिट कराते हैं ताकि वायरल आगे रेप्लिकेट ना कर पाए राइट. अच्छा जी. तो इनमें से जो पहला वाला NS5B न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सोफोस्बुविर इसका नाम है, ड्रग का पता होना चाहिए हमें. और सोफोस्बुविर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये खुद एक एनालॉग है. ठीक है. और एनालॉग इस तरह से है कि न्यूक्लियोसाइड्स का एनालॉग है तो खुद को इनकॉर्पोरेट करा देता है विद इन द न्यूक्लियोसाइड बेसिस. ठीक है.
जिसकी वजह से उनकी फर्दर फिर पॉलिफरेशन नहीं हो पाती और वहीं पर उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। एंड इट्स अ यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड। ये बताना चाहिए कि सल्फेस बिविर कौन सी किस चीज़ का एनालॉग है, यूरिडीन वाले का एनालॉग है। आगे हम राइबोफ्लाविन जब देखेंगे तो वो फिर गुआनासिन का एक एनालॉग था, ठीक है, पर ये किसका, सल्फेस बिविर किसका, यूरिडीन का एनालॉग है। अच्छा, देन वो तो हो गया जो इनकॉर्पोरेट करा रहा है। देन NS5B नॉन न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर, जो कि सिर्फ RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। उसमें कौन सी ड्रग आती है, डेसाबिविर। वहाँ पे कौन सी थी, सल्फेस बिविर, यहाँ पे कौन से, डेसाबिविर, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज NS5A इनहिबिटर, जो कि नॉन स्पेसिफिक है लेकिन स्टिल किसी ना किसी एंजाइम को अलोंग द पाथवे ऑफ एंजाइम पॉलिफरेशन या वायरल DNA और RNA पॉलिफरेशन कहीं ना कहीं इनहिबिट कर रहे हैं। इसमें भी 4 ड्रग्स आ जाते हैं, डेक्लाटाप्रिविर, वेल्पाटाप्रिविर एंड एल्बासपिविर। आई नो ये थोड़े मुश्किल नाम, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, वेल्पाटास्पिविर, डेक्लाटास्पिविर एंड एल्बासपिविर। तो बस ये हो गया, ये तो होगी पहली क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि इनहिबिट करती है हेपेटाइटिस सी वायरस के ग्रोथ को, ठीक है। सेकंड क्लास इंटरफ्रोन, जो मैंने कहा था इतने अब इफेक्टिव नहीं है या इसके साइड इफेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, हम इनको इतना नहीं देते। इंटरफ्रोन्स के बारे में अगर थोड़ी हिस्ट्री देखी जाए तो इंटरफ्रोन्स सिंपली साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस क्या होती हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होती हैं बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। हमारे अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, सभी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन्हीं को कहते हैं साइटोकाइंस। अब अगर ये सब्सटेंसेस, इनमें से एक सब्सटेंसेस की टाइप होती है इंटरल्यूकिन और एक होती है इंटरफेरोन, ठीक है। इंटरफेरोन फिर आगे से अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब इंटरफेरोन अगर बॉडी में अपने प्रोड्यूस हो रहे हो तो अच्छी बात, लेकिन अगर आपकी बॉडी को और ज़्यादा इंटरफेरोन की जरूरत है, जैसे आप में कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है, तो हम इनको रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करके सिंथेटिकली बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसमें फिर ये होगा कि वो हमें थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए हेल्पफुल होंगे। हेपेटाइटिस C के लिए, हेपेटाइटिस B के लिए हम और बहुत से डिजीज़ के लिए हम इंटरफेरोन्स देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंटरफेरोन्स एक तो ये उसका मोड ऑफ एक्शन है, ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि जो इंटरफेरोन का काम ये होता है कि जो वायरल DNA है उसकी ट्रांसलेशन को, उस मैसेंजर RNA की ट्रांसक्रिप्शन को, देन उसकी DNA की ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, वायरल की पेनिट्रेशन को इनहिबिट करता है, उसकी मैच्योरेशन को, उसके रिलीज़ को इनहिबिट करता है। इसके अलावा MHC एंटीजन जो होते हैं हमारे पास, MHC क्लास के एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारे पास मैक्रोफेजेस को जाके प्रेजेंट करना होता है। एंटीजन MHC क्लास के एंटीजन्स की एक्सप्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। तो एक तो ये कह रहे हैं कि वायरल मैसेंजर RNA की ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि वायरस की पेनिट्रेशन को, उसकी मैच्योरेशन को, उसके रिलीज़ को रोक रहे हैं, थर्ड ये कह रहे हैं कि MHC एंटीजन का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि जिस तरह हम देखा था कि पहले के प्रोटीजेस से, पॉलीमरेजेस से इनहिबिट होते बाय सर्टेन ड्रग्स। अब जो इंटरफेरोन्स है ये भी कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक है फॉर वायरल DNA या वायरल RNA ग्रोथ। नंबर 1 इज द 2,5 ओलिगो एडेनालेट सिंथेटेज, जो कि प्रोटीन काइनेज। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे तो जो वायरल DNA है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, उससे फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगी और उसमें एट द सेम टाइम एपोप्टोसिस भी रिजल्ट हो जाएगी, जैसे वायरल DNA या वायरल RNA और जो वायरस के सेल होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2,5 ओलिगो एडेनालेट सिंथेटेज जो कि प्रोटीन काइनेज है, क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस और इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस। सेकंड क्लास कौन से, फोस्फोडाइस्टेसिस। फोस्फोडाइस्टेसिस नहीं होंगे तो पेप्टाइड, जो पेप्टाइड्स बन रहे होते हैं वायरस के ट्रांसलेशन, वायरल DNA के ट्रांसलेशन जो पेप्टाइड्स बन रहे हैं उनकी एलोंगेशन नहीं होगी। तो इस तरह से दो एंजाइम्स को इनहिबिट करके इंटरफेरोन्स अपना मोड ऑफ एक्शन कंप्लीट करता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये इन्हांस फैगोसाइटोसिस करते हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल्स का सर्वाइवल इंक्रीज करते हैं। डेफिनेटली जब MHC क्लास की एंटीजन्स को इंक्रीज करें तो साइटोटॉक्सिक T सेल्स का भी प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये जैक स्टेट पाथवे में भी इन्वॉल्व होते हैं इंटरफेरोन्स। इसके अलावा टाइप्स होते हैं इसकी, अल्फा बीटा तो हमें पता है कि होती हैं, इसके अलावा फर्दर है अल्फा 2A और अल्फा 2B, ये भी इसकी टाइप्स है जो सिंथेटिकली हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं वाया द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अच्छा, फिर कहते हैं एक क्लास है पिगालेटेड इंटरफेरोन। फिर पिगालेटेड इंटरफेरोन वो होते हैं जिसके साथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर अटैच हुआ था। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्यों पड़ रहा होती है, इन सम टाइम्स ये होता है कि जो इंटरफेरोन्स होते हैं बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनको वायरल DNA डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि एक तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट इज इसका फर्स्ट पास मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसकी जो हमारे ब्लड में हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, 168 आवर्स होती है और बहुत देर तक सस्टेन प्लाज्मा लेवल्स रहते हैं इसकी, और इसको बहुत हमें फ्रीक्वेंट डोजेस में नहीं देना पड़ता, हम इसको थोड़े गैप के साथ भी दे सकते हैं। तो इट इज़ यू कैन से पेशेंट्स के लिए थोड़ी बेहतर होती है, ठीक है। तो ये पिगालेटेड इंटरफेरोन्स जो पर्टिकुलर उसके टाइप है। अब इंटरफेरोन्स हम कई बार नहीं देते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। फ्लू लाइक सिंड्रोम हो जाता है, दैट इज़ उसमें ये नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, माइल्जिया, जॉइंट पेन, फटीग पेशेंट को फील होती है। इसके अलावा डोज लिमिटेड टॉक्सिसिटी होती है कि माइलो सप्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड सप्रेशन हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, इसमें बंदे को सोमनस, कंफ्यूजन, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस आती हैं। और एलोपेशिया, लिवर डिस्फंक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होता है कि हेपेटिक डिस्फंक्शन है, क्योंकि आपकी हेपेटिक डिस्फंक्शन में ये होता है, सॉरी डिकम्पोजिशन में ये होता है कि अब जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं वो उसको यू कैन से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इंटरफेरोन्स को फ़ायदा किया उसको देने का। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ में नहीं देते और कार्डियक अरिथमियास में भी नहीं देते। नेक्स्ट क्लास, फाइनल क्लास हेपेटाइटिस C वायरस के अगेंस्ट जो
काम करती है ड्रग्स की वो है राइबाविरिन। जिससे हम देखा था कि जो हमने वो कौन सी देखी थी, सोफोस्बुवर देखी थी ड्रग जो कि न्यूक्लियोसाइड पोलीमरेज इनहिबिटर थी। वो क्या थी, वो यूरिडीन एनालॉग थी। और जो ये वाली है राइबाविरिन, ये एक गुआनोसिन एनालॉग है। गुआनोसिन एनालॉग है मतलब ये भी खुद को क्या करेगी, इनकॉर्पोरेट करेगी विद इन द वायरल आरएनए या वायरल डीएनए इन इट्स न्यूक्लियोसाइड्स, और उसकी टर्मिनेशन करा देगी, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगी। अच्छा, जब हम बाहर से अपने एनालॉग्स दे रहे हैं, हम गुआनोसिन दे रहे हैं, तो उसका ये होगा कि फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो वायरल आरएनए होगा वो अपने गुआनोसिन नहीं ऑब्टेन कर पाएगा, अपने गुआनोसिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये होगा कि डिप्लीशन हो जाएगी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, क्योंकि जो सारे काइनेजेस होते हैं वो तो इसी गुआनोसिन को फॉस्फोलेट करने में लग जाएंगे। तो जो उसका अपना वायरल आरएनए होगा उसमें जो न्यूक्लियोसाइड्स थी गुआनोसिन, उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, तो डिप्लीशन हो जाएगी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, इनहिबिशन हो जाएगी वायरल मैसेंजर आरएनए की, कैपिंग की इनहिबिशन हो जाएगी वायरल डिपेंडेंट पॉलीमरेजेस की, तो पॉलीमरेज में इनहिबिट हो जाएगा। तो उससे भी क्या होगा कि डेफिनेटली वायरस जो डीएनए है या आरएनए फर्दर प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, और वायरस की जो ग्रोथ होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बस ये 3 क्लासेस हैं, DAAs हैं जो हमने 4 क्लासेस में डिवाइड करके स्टडी कर लिए। इंटरफ्रोन्स है जिसकी कोई फर्दर एग्जांपल्स नहीं है, बस एक अल्फा 2 है और अल्फा 2 भी है, और राइबाविरिन है जो कि एनालॉग है किसका, गुआनोसिन का। तो दीज वर द ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस C वायरस। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू।